नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको +1 की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर अपनी लास्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़ा था वो था स्टोक्स का नियम। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है द्रव में गोले का गिरना। तो आज अपने पढ़ने वाले हैं द्रव में गोले का गिरना। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, किसी द्रव में गोले का गिरना। आपके पास में जैसे कोई एक द्रव है और उस द्रव में अपने कोई एक गोला जो है उसे गिरा रहे हैं और गोला जो है उसके पदार्थ का घनत्व रो लेते हैं और जो द्रव आपके पास में है वो पूर्णतः समान माध्यम है जिसका घनत्व कितना है, सिग्मा है। यानी आपके पास में क्या है, एक रो घनत्व और स्मॉल r त्रिज्या का एक गोला है। ये गोला जो है वो क्या कर रहा है, एक द्रव में गिर रहा है। ये आपके पास में कोई एक द्रव है और ये कैसा माध्यम है, तो ये पूर्णतः समान माध्यम है। यानी पूर्णतः समान माध्यम में क्या है, एक गोला गिर रहा है। जब ये गोला गिरता है तब क्या होगा, इस पर दो बल ऊपर की ओर कार्य करेंगे और एक बल जो है वो नीचे की ओर कार्य करेगा। तो ऊपर की ओर बल जो कार्य कर रहे हैं उनमें दो बल ऊपर की ओर कार्य करेंगे और एक बल जो है वो नीचे की ओर कार्य करेगा। तो नीचे की ओर कौन कार्य करता है, तो नीचे की ओर कार्य करता है W = mg। जो गोले का भार है वो कार्य करता है नीचे की, और दो बल ऊपर की ओर कार्य करते हैं। उनमें से एक तो आता है F जो श्यान बल होता है और एक लगता है उत्प्लावन बल। यानी ये गोला जो है ये क्या करेगा, अपने बराबर द्रव्यमान का भाग जो है यहाँ से हटा देगा। उससे क्या होगा, इस पर ऊपर की ओर हटाए गए द्रव के द्वारा क्या लगता है, बल लगता है, जिसे अपने किस नाम से जानते हैं, उत्प्लावन बल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ ये जो गोला गिर रहा है इसकी गति किस प्रकार से है, तब इसकी गति द्रव में नीचे की ओर है। कितने वेग के साथ, v वेग के साथ। यानी v वेग के साथ ये क्या कर रहा है, नीचे की ओर गति कर रहा है। v वेग से नीचे आ रहा है ये गोला। तो यहाँ अपने क्या करते हैं, गोले पर लगने वाले बल देखते हैं। तो गोले पर निम्न बल कार्य करते हैं। यहाँ आप लोग लिखोगे कि गोले पर निम्न बल कार्य करते हैं। गोले पर निम्न बल कार्य करते हैं। तो यहाँ गोले पर कौन कौन से बल कार्य कर रहे हैं, इसके अंदर सबसे पहले आता है गुरुत्वीय बल। ठीक है, सबसे पहले कौन सा बल आता है, गुरुत्वीय बल आता है। गुरुत्वीय बल ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है गोले के भार के बराबर। गोले का भार किसके बराबर है, ये बल, ये बराबर है गोले के भार के। यानी गोले का भार जो है वो क्या है, बराबर किसके, W के या गुरुत्वीय बल के। और यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप लोग लिख सकते हो 4/3 पाई r की क्यूब, 4/3 पाई r की क्यूब। ठीक है, और साथ में कितना आ जाएगा, ρg आ जाएगा, रो और साथ में कितना आ जाएगा, g आ जाएगा। ये किस ओर कार्य कर रहा है, ये कार्य कर रहा है नीचे की ओर, नीचे की ओर ये जो है वो कार्य कर रहा है। आप लोग जानते हो कि अपने घनत्व लिखते हैं रो द्रव्यमान बटे आयतन। तो वहाँ से द्रव्यमान किसके बराबर आ जाता है, आपका घनत्व गुणा अपने क्या लिख देते हैं, उसका आयतन लिख देते हैं। या यहाँ से अगर बात करें तो W किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है। तो g तो आपका यहाँ रहा और m जो है वो किसके बराबर है, तो वो आयतन गुणा घनत्व के बराबर है। 4/3 पाई r की क्यूब जो है वो गोले का आयतन है और रो जो है वो क्या है, घनत्व है, गोले के पदार्थ का घनत्व है। तो आपके पास में मान कितना आ जाता है, 4/3 पाई r की क्यूब और रो गुणा g। ठीक है, अब देखिए, अब आता है दूसरा बल जो है उत्प्लावन बल। दूसरा बल कौन सा है, उत्प्लावन बल। ठीक है, U, जिसे किससे लिखते हैं, U से लिखते हैं। और उत्प्लावन बल जो है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है गोले द्वारा हटाए गए द्रव के भार के। गोले द्वारा हटाए गए
द्रव के भार के बराबर, और गोले द्वारा जो द्रव हटाया जाता है उसका भार कितना होगा, इसके बराबर होगा, परंतु घनत्व में जो है वो फर्क आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो गोला है इसका घनत्व तो रो है, पर आपके पास में जो पदार्थ है उसका घनत्व कितना है, सिग्मा है। तो ये आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी, और ये कार्य करता है ऊपर की ओर। ये किस ओर कार्य करता है, तो ये कार्य करता है ऊपर की ओर, कितना, 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा और जी। और तीसरा जो आपके पास में आता है, ये आता है श्यान बल। ठीक है, ये किसके बराबर आता है, श्यान बल के बराबर आता है। ठीक है, ये किसके बराबर आ जाता है, तीसरा जो आपके पास में तीसरा जो है वो श्यान बल के बराबर आता है, तीसरा श्यान बल के बराबर। और श्यान बल का फॉर्मूला कल की जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने निकाला था, F = 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा आर वी। और इसकी दिशा कहाँ होती है, इसकी दिशा होती है गति की दिशा के विपरीत दिशा में। ये कहाँ कार्य करता है, तो ये गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। F = 6 पाई ईटा आर वी। जैसे जैसे अपने क्या करता है, गोला जो द्रव में गति करता है, इसका वेग जो है वो क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, इसका वेग जो है वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। यानी जैसे जैसे तरल जो है वो द्रव में क्या करता है, गति करता जाता है, वेग जो है उसका बढ़ेगा, क्योंकि शुरुआत की जो अवस्था होती है उसमें क्या कार्य करता है, उसमें कार्य करता है गुरुत्वीय बल। और गुरुत्वीय बल का मान शुरुआत में क्या होता है, बढ़ता है, जब ये प्रारंभ में गति करना प्रारंभ करता है। जैसे जैसे इसकी गति का मान बढ़ता जाता है, वैसे वैसे श्यान बल का मान जो है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और एक अवस्था ऐसी आ जाएगी जब इसका भार Wmg जो है वो किसके द्वारा संतुलित हो जाएगा, F+u के द्वारा संतुलित हो जाएगा। यानी उत्प्लावन बल और श्यान बल के द्वारा इसका भार संतुलित हो जाएगा। जब ये कंडीशन आती है कि आपका F और U किससे संतुलित हो जाए, W से संतुलित हो जाए, उस समय इसकी संतुलन की अवस्था आती है और ये नियत वेग से क्या करता है, नीचे की ओर गिरता है। इस नियत वेग को अपने जानते हैं अंतिम वेग के नाम से। क्या कहते हैं इसे, अंतिम वेग कहते हैं। और किससे लिखते हैं इसे, Vt से हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ अंतिम वेग जो आपके पास में कितना है, Vt है। अब देखिए यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप लोग इसके संतुलन की अवस्था लिख सकते हो कि इसका भार mg जो है, इसका भार mg किसके बराबर है, तो वो बराबर है 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा g और प्लस f के बराबर। ठीक है, यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हो, संतुलन अवस्था के लिए आप लोग इस शर्त लिख सकते हो, क्या आप लोग लिख सकते हो कि जब इसके संतुलन अवस्था आती है तब अंतिम वेग कितना होता है, अंतिम वेग होता है संतुलन अवस्था में अंतिम वेग हो जाता है इसका Vt। किसके बराबर होता है, ये mg। और ये देखिए ये नीचे की ओर और ये दोनों कार्य करते हैं ऊपर की ओर, तो ये आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी, 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी और प्लस 6 पाई ईटा आर वी की जगह लिख देता हूँ Vt। और ये मान जब mg का मैं रख देता हूँ तब ये बनता है 4/3 पाई आर क्यूब और रो और जी। ठीक है, ये मान बचता है आपके पास में 4/3 पाई आर क्यूब रो जी, किसके बराबर, 4/3 पाई आर क्यूब और सिग्मा जी और प्लस 6 पाई ईटा आर Vt के बराबर। बराबर किसके, 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी प्लस 6 पाई ईटा आर Vt के बराबर। यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि जो कॉमन आ रहा है इसे अगर इस साइड ले आता हूँ तो 4/3 पाई आर क्यूब जो है वो कॉमन आ जाता है और रो माइनस सिग्मा और यहाँ से कॉमन आ जाता है जी, किसके बराबर आता है, ये बराबर आता है 6 पाई ईटा आर Vt के।
ठीक है। यहाँ से अगर कोई करता है तो आप लोग काट सकते हो, ये 2 से और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से पाई जो है आपका निरस्त हो जाएगा। ये निरस्त होने के बाद भी आपके पास में बचता है आर की स्क्वायर, तो आपके पास में मान बचता है 2 और इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 9, तो 2/9 और यहाँ से बचता है आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी और किसके बराबर, ये दोनों कैंसिल हो गए और यहाँ से बचा ईटा और आर भी आपका कैंसिल हो गया और क्या बचता है, वी टी बचता है। ठीक है, वी टी बचता है और वी टी का मान देखिए आपके पास में कितना आ जाएगा, वी टी का मान आपके पास में आ जाएगा 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस जी सिग्मा और अपोन में कितना आ जाता है, अपोन में आ जाता है ईटा। ठीक है, ये मान आता है अंतिम वेग वी टी का। तो अगर आपको अंतिम वेग वी टी का मान ज्ञात करना हो तो अपने को क्या करना है, ये समान द्रव आपके पास में और इसके अंदर अपने क्या कर दिया, एक गोला गिरा दिया जिसका घनत्व कितना है, रो है। तो रो घनत्व के अंदर स्मॉल आर त्रिज्या का अपने एक गोला गिरा देते हैं और आपके पास में ये जो द्रव है समांग माध्यम हम लोगों ने भर रखा है, इसका घनत्व कितना लेते हैं, इसका घनत्व लेते हैं अपने सिग्मा। तो जब ये गोला गिरता है तो प्रारंभ में इसका वेग क्या होता है, ज़्यादा होता है। वजह क्या होती है, गुरुत्वीय बल। तो गुरुत्वीय बल की वजह से ये तेज़ी से गिरता है, परंतु जैसे जैसे श्यान बल का मान बढ़ता जाता है, एक अवस्था ऐसी आती है जब ऊपर की ओर लगने वाली श्यान बल और उत्प्लावन बल दोनों का योग किसके बराबर आ जाता है, W = mg के बराबर आ जाता है। ये इसकी संतुलन की अवस्था आती है। संतुलन की अवस्था में इसका भार mg जो है वो F और U से क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है। तो इस कंडीशन के अंदर आप लोग क्या लिख सकते हो, इस लाइन को लिख सकते हो कि इसका भार जो है वो किससे संतुलित है, इन दोनों बलों से संतुलित है। और यहाँ जब इसका मान रखते हैं तो इसका मान कितना आता है, 4/3 πr³ और रो आता है और साथ में क्या लिख देते हैं, जी लिख देते हैं। जब इसे अपने सोल्व करते हैं तब सोल्व करने के बाद में आपके पास में वी टी का मान कितना आता है, तो वी टी का मान आता है 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी बटे ईटा। ठीक है, आगे देखिए इसमें। अब यहाँ से आप लोगों ने देखा है कि जो आपके पास में अंतिम वेग का मान आता है, एक तो वो स्मॉल आर जो है उस पर डिपेंड करता है, एक करता है जो गोला और माध्यम है इन दोनों के घनत्व के ऊपर और दूसरा निर्भर करता है श्यानता पर। यानी ये 3 कारकों पर डिपेंड कर रहा है, एक तो आर पर, एक इन दोनों पर और तीसरा ये डिपेंड कर रहा है ईटा पर। ठीक है, इन तीनों पर डिपेंड करता है। यहाँ से आप लोग देख सकते हो वी टी जो है इसके तो क्या है, ये आर की पावर 2 के समानुपाती है, यानी वी टी जो है वो आर स्क्वायर के समानुपाती है। यहाँ से आप लोग देख सकते हो आर स्क्वायर जो है वो वी टी के क्या है, समानुपाती है। दूसरा, अगर ईटा के साथ में इसका संबंध देखा जाए तो वी टी जो है वो क्या है, 1/ईटा के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, यानी श्यानता गुणांक जो है उसके अंतिम वेग जो है वो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा, यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि वी टी जो है, वी टी ये किसके समानुपाती है, तो ये रो माइनस सिग्मा के समानुपाती है। ठीक है, वी टी का जो मान है वो किसके समानुपाती है, रो माइनस सिग्मा के समानुपाती है। रो आपके पास में किसका घनत्व है, तो रो जो आपके पास में वो गोले की पदार्थ का घनत्व है, गोले के पदार्थ का घनत्व है। और जो सिग्मा आपके पास में है ये किसका घनत्व है, तो जो पूर्णतः समांग माध्यम हम लोगों ने ले रखा है या द्रव जो आपके पास में है ये माध्यम का घनत्व है, या द्रव जो आप लोगों ने ले रखा है उस द्रव का घनत्व है। ये इसके अंतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी गोले के पदार्थ का घनत्व और माध्यम के पदार्थ का घनत्व है, अगर दोनों का अंतर निकालोगे तो उसके क्या होगा, अंतिम वेग वी टी जो है वो समानुपाती होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने और देखते हैं कि जो स्टोक्स का नियम हम लोगों ने पढ़ा है इसके अनुप्रयोग क्या क्या है। तो आगे देखिए इसमें कि जो आपके पास में ये अंतिम वेग है इसे अपने काम में कहाँ ले सकते हैं, यानी जो अपने स्टोक्स का जो नियम है इसके अनुप्रयोग क्या क्या हो सकते हैं। तो कुछ एक अनुप्रयोग इसमें पढ़ेंगे अपने। तो देखिए स्टोक्स के नियम के अनुप्रयोग में शुरुआत का अगर अनुप्रयोग आप लोग देखते हो तो जो वर्षा की बूंदें होती है जो भार के कारण क्या होती है, नीचे की ओर गिरती है। ठीक है, अपने पास में क्या होती है, जो वर्षा की बूंदें होती है, वर्षा की बूंदें, ये वर्षा की बूंदें जो है वो किस वजह से नीचे गिरती है, तो इनकी वजह होती है इनका भार। ठीक है, जैसे जैसे ये नीचे गिरती जाती है तो इनकी वजह क्या होती है, इनकी वजह होती है भार। और वायु का श्यान बल जो होता है वो भी यहाँ पर कार्य करता है और श्यान बल के कारण बूंदें जो है वो क्या करती है,
अंतिम नियत वेग से नीचे गिरती है। क्यों? क्योंकि उनकी चाल जो किस पर डिपेंड करती है? त्रिज्या पर डिपेंड करती है। और उनकी त्रिज्या जो है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि चाल जो है उनकी भार की वजह से वो नीचे गिरती है, और इन पर कौन कार्य करता है? श्यान बल जो है वो कार्य करता है। ठीक है, यानी वर्षा की बूंदें जो है वो क्या करती है? नीचे की ओर गिरती है, और उसमें भार की वजह से नीचे गिरती है, परंतु साथ साथ उन पर कौन कार्य करता है? श्यान बल कार्य करता है। जब ये श्यान बल कार्य करता है तब आपको पता है कि वर्षा की जो बूंदें होती है इनका आकार क्या होता है? छोटा होता है। वर्षा की जो बूंदें होती है इनका आकार क्या होता है? छोटा होता है। आकार छोटा होने की वजह से क्या होगा? उनकी त्रिज्या भी क्या होगी? कम। आकार छोटा होने का मतलब यही तो है कि उनकी त्रिज्या क्या होगी? कम होगी। और उनकी त्रिज्या कम होगी तो त्रिज्या के समानुपाती होता है उनका अंतिम वेग। ठीक है, तो वो अपने अंतिम नियत वेग से क्या होते हैं? नीचे की ओर गिरते हैं, और उनका आकार क्या होता है? छोटा। तो यहाँ से उनका अंतिम वेग भी क्या होगा? कम होगा। उनका अंतिम वेग भी क्या होगा? कम होगा। यानी वो कम वेग के साथ क्या करती है? नीचे की ओर गिरती है। ठीक है, दूसरा, जो जल की बूंदें होती है, यानी जो जल की वाष्प होती है, वो धूल के कणों पर क्या होती है? संघनित हो जाती है। ठीक है, दूसरा अनुप्रयोग क्या होता है? दूसरा अनुप्रयोग होता है जो आपके पास में जल की वाष्प होती है, जल की वाष्प। ये वाष्प क्या करती है कि जो जल की वाष्प हमारे पास में है, ये वाष्प क्या करती है कि जो धूल के कण होते हैं उन पर संघनित हो जाती है। धूल के कणों पर वाष्प अपनी संघनित हो जाएगी, और जब वो संघनित हो जाती है तब क्या होगा कि उसका आकार क्या होगा? काफ़ी छोटा होगा। उसका आकार छोटा होने की वजह से उनका अंतिम वेग भी क्या होगा? कम होगा। और इनका अंतिम वेग कम होने की वजह से क्या होगा? ये जो धूल के कण है ये काफ़ी कम चाल से चलेंगे, और ये अपने को क्या प्रतीत होते हैं? आकाश में तैरते हुए प्रतीत होते हैं। आकाश में तैरते हुए प्रतीत होंगे। ठीक है, ये आपको आकाश में जो है वो क्या करते हुए प्रतीत होंगे? तो ये आकाश में आपको तैरते हुए प्रतीत होंगे। तीसरा जो इसके अंदर अनुप्रयोग आता है वो आता है मिलिकन तेलबूंद प्रयोग। तीसरा जो अनुप्रयोग आता है वो क्या आता है? वो आता है मिलिकन तेलबूंद प्रयोग में। तीसरा अनुप्रयोग आता है इनका स्टोक्स के नियम का मिलिकन तेल बूंद प्रयोग में। ठीक है, तो मिलिकन तेलबूंद जो प्रयोग होता है उसमें भी क्या किया जाता है? इनका अनुप्रयोग होता है। जो छोटी छोटी आवेशित तेल की बूंदें होती है इन्हें क्या किया जाता है? वायु में गिराया जाता है, और विद्युत क्षेत्र के द्वारा ऊपर की ओर क्या करवाया जाता है? इन्हें गति करवाया जाता है। यानी आपके पास में जो छोटी छोटी तेल की बूंदों को, छोटी छोटी तेल की बूंदों को क्या किया जाता है? नीचे की ओर गिराया जाता है। किसके अंदर गिराया जाता है? वायु में गिराया जाता है। परंतु इनके ऊपर क्या लगा दिया जाता है? विद्युत क्षेत्र लगा दिया जाता है, और विद्युत क्षेत्र लगा करके इनका क्या ज्ञात किया जाता है? अंतिम वेग जो है वो ज्ञात किया जाता है। ठीक है, इन पर विद्युत क्षेत्र अप्लाई करके अपने क्या करते हैं? अंतिम वेग का मान ज्ञात करते हैं, और अंतिम वेग का मान ज्ञात करने के बाद में अपने अंतिम वेग से इनकी त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं, और वहाँ से अपने इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मान ज्ञात करते हैं। अगला जो अनुप्रयोग आता है वो आता है छाताधारी सैनिक जो होता है उसका पैराशूट से नीचे गिरना। ठीक है, यानी जो सैनिक होते हैं, छाताधारी सैनिक जो ऊपर से गिरते हैं पैराशूट की सहायता से, वहाँ भी क्या किया जाता है? इस श्यान बल का जो सूत्र है अपने उसको काम में लिया जाता है। तो अगला जो अनुप्रयोग आता है चौथा इसका, वो आता है छाताधारी सैनिकों के पैराशूट में, छाताधारी सैनिक पैराशूट में। छाताधारी सैनिक जो होते हैं उनके पैराशूट में भी क्या किया जाता है? इसे काम में लिया जाता है। वहाँ पर कैसे काम में लिया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जब जो सैनिक होते हैं जब वो अपने पैराशूट से गिरते हैं ऊपर की ओर, तो वो छाताधारी सैनिक होते हैं, तो जब वो ऊपर से गिरते हैं तो प्रारंभ में उनका वेग क्या होता है? प्रारंभ में उनका वेग ज़्यादा होता है, परंतु श्यान बल के कारण, जो श्यान बल वहाँ पर कार्य करता है, इस श्यान बल के कारण
उनका वेग जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। श्यान बल के कारण उनका वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और वो एक नियत अंतिम वेग से नीचे की ओर गिरते हैं। दूसरा, एक तो अंतिम नियत वेग से गिरते हैं, दूसरा वो वेग भी क्या होता है, काफ़ी कम होता है। और अगला जो इसका अनुप्रयोग आता है वो है कि जो छोटी बूंदें होती है इन्हें तरल माध्यम में गिरा करके अंतिम वेग क्या कर सकते हैं, अपने ज्ञात कर सकते हैं। यानी छोटी बूंदें जो होती है, छोटी बूंदें इन्हें अपने नियत वेग से गिरा करके, छोटी बूंदों को क्या कर सकते हैं, नियत वेग से नीचे गिरा करके, और इनका क्या ज्ञात कर लिया जाता है, नियत अंतिम वेग से गिरा करके जो बूंदें हैं इनकी त्रिज्या ज्ञात कर ली जाती है। ठीक है, यानी बूंदों की अगर त्रिज्या आपको ज्ञात करनी हो तो त्रिज्या भी आप लोग क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। कैसे, जो छोटी बूंदें होती है उनका अंतिम वेग ज्ञात कर लिया जाता है, और अंतिम वेग ज्ञात करने के बाद में उनकी त्रिज्या जो है, उस त्रिज्या का मान हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो ये आपका पार्ट था श्यानता का। तो श्यानता का पार्ट भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट जो इसका पार्ट आता है उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, पृष्ठ तनाव के बारे में। सबसे पहले पृष्ठ तनाव की अवधारणा को देखते हैं और फिर पृष्ठ तनाव की परिभाषा देखेंगे। देखिए, पृष्ठ तनाव की अवधारणा, पृष्ठ तनाव की अवधारणा, पृष्ठ तनाव की अवधारणा। तो पानी की जो छोटी बूंदें होती है उनकी आकृति कैसी होती है, तो पानी की छोटी बूंदें जो होती है उनकी आकृति होती है गोलाकार। ठीक है, पृष्ठ तनाव की अवधारणा। तो इसके अंदर अपने जनरल लाइफ के कुछ एक उदाहरण देखते हैं, कुछ एक उदाहरणों को अपने क्या करते हैं, देखते हैं। जैसे पानी की जो छोटी बूंद होती है, छोटी बूंद, उनकी आकृति कैसी होती है, उनकी आकृति होती है गोलाकार। ठीक है, उनकी आकृति कैसी होती है, गोलाकार होती है। इसके अलावा आप लोग देखोगे कि जो पानी है, पानी कांच के पात्र को क्या कर देता है, गीला कर देता है। पानी अगर आप लोग किसी पात्र में डाल देते हो, कांच के पात्र में डाल देते हो, तो कांच को पानी क्या कर देता है, गीला कर देता है। और अगला आता है कि जो पारा होता है, पारा, वो कांच को गीला नहीं कर पाता। कांच के पात्र जो होता है उसकी सतह को गीला नहीं कर पाता है। तो इसके अलावा अगर आप लोग देखोगे, केस नली जो होती है, केस नली को जब पानी में डुबोते हो तो वो क्या कर जाता है, ऊपर की ओर चढ़ जाता है। केस नली जो होती है, केस नली, केस नली को आप लोग देखोगे कि केस नली को जब भी पानी में डुबाया जाता है तो पानी में डुबोने पर जल जो है वो ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, यानी केस नली जो होती है उसे जब आप लोग क्या करते हो, पानी में डाल देते हो, तब वो ऊपर की ओर चढ़ जाता है। इसके अलावा नायलॉन जो होता है, उसके कपड़े जो होते हैं वो पानी को पहुंच नहीं सकते हैं। ठीक है, रेशम के कपड़ों के द्वारा आपने क्या नहीं कर सकते, रेशम या नायलॉन जो होते हैं उन कपड़ों से पानी को नहीं पहुँच सकते। इसके अलावा मिट्टी के तेल की बूंद जो है वो पानी पर डालते हैं, तब क्या होता है, पानी पर पतली फिल्म बन जाती है। यानी मिट्टी के तेल की बूंद को, मिट्टी के तेल की बूंद को पानी पर डालने से क्या होता है, पानी पर डालने पर पतली फिल्म बन जाती है, पतली फिल्म बन जाती है। परंतु अगर आप लोग क्या कर देते हो, पानी की बूंद को, पानी की बूंद को अगर आप लोग इसका उल्टा करते हो, यानी पानी की बूंद को अगर आप लोग किस में डाल देते हो, तेल में डाल देते हो, तब पानी की बूंद को तेल में डालने पर, तेल में डालने पर, तो पानी की बूंद को तेल में डालने पर क्या होता है, तो पानी की बूंद को तेल में डालने पर ये बूंद जो है वो गोलाकार आकृति ग्रहण कर लेती है। तो ये सब उदाहरण जो है वो अपने इन सब उदाहरणों की व्याख्या किसकी सहायता से कर सकते हैं, तो इन सब उदाहरणों की व्याख्या हम लोग कर सकते हैं पृष्ठ तनाव से। पृष्ठ तनाव के बारे में अपने बचा हुआ जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।